नमस्कार, एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जहां पर नारी का नाम आता है तो सशक्तिकरण सियासत के साथ खुद ब खुद ही जुड़ जाता है। और मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में भी एक ऐसा ही चेहरा है, एक ऐसा ही ऊर्जावान नाम है जो कि अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के नाम से जाना पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक दबंग और निडर नेत्री की छवि के साथ आज एमपी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की सरकार की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, जिन्हें उषा दीदी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। जिस तरह से दीदी की सरल और सहज मुस्कान है, इस मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा त्याग है, समर्पण है और सियासत में कहा जाता है कि शुचिता का जो स्तर है वो शिखर तक ले जाने का एक मादा है, वो है सुश्री उषा ठाकुर जी के नाम के साथ। और इन दिनों किस बड़े मंत्रालय की वो कमान संभाल रही हैं, कैसे मध्य प्रदेश को पर्यटन के मामले में अग्रणी राज्य बनाने की उन्होंने ठान ली है और आने वाले कल में कैसे वो कई बड़े महत्वाकांक्षी कदम उठाने वाली हैं, तमाम मसलों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीदी, मंत्री आप बनी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला। कहा जा रहा था कि राज्य मंत्री होंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री की शपथ ली तो सबको चौंका दिया। और मंत्रालय भी एक ऐसा मंत्रालय मिला जिसे कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से सबसे वृहद मंत्रालय माना जाता है। पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व, कैसे आपने पूरा ब्यौरा तैयार किया और इस बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को आपने कैसे ग्रहण किया और कैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं? हाँ महेंद्र जी, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म, मुझे लगता है तीनों ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसा पावन विभाग मुझे मिला है। मैं अपने, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ तो होता नहीं, मैं विषय विशेषज्ञों से और पूरे प्रदेश से भी सबके सुझाव भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पुरातात्विक धरोहरें हैं, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको हम पर्यटन के रूप में सामने ला सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार करके मध्य प्रदेश की इस गतिविधि को और हम तेजी दे सकते हैं। तो सभी के सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। सबसे लगातार बातें चल रही हैं और जो भी हमें कहीं की सूचना देता है, हम हमारे पुरातत्ववेत्ताओं के माध्यम से उसकी प्रामाणिकता, उसकी सारी रिपोर्टिंग तैयार करा के फिर बेहतर तरीके से प्रदेश के सामने रख सकें, वो देश दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सके, ऐसी योजनाओं में लगे हुए हैं। बड़ी बात है। किस तरह से आपको लगता है कि एक विधायक कहा जाए, सबसे पहले तो पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता, फिर पार्षद की भूमिका, फिर कार्य परिषद सदस्य, फिर विधायक और अब मंत्री, तो ये दायित्व जब आपको पहली बार मिला या जब कहा गया कि संगठन ने आपके नाम को अंतिम मोहर लगा दी है, किस तरह से आप अपने पूरे राजनीतिक सफर को आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद याद करती हैं, उससे परिलक्षित करना चाहिए? मैं बहुत, क्योंकि कोई जिम्मेदारी मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, जिम्मेदारी की उस कसौटी पे खरे उतरना बहुत बड़ी बात होती है। जब मुझे सूचना मिली कि ये जिम्मेदारी संभालनी है तो मन चिंतित भी हुआ और संकल्पित भी हुआ कि जो भरोसा संगठन ने किया, जो प्रदेश के भाई बहनों का अथाह स्नेह है मेरे प्रति, जो अपेक्षा वो चाहते हैं, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरना और तीनों विभागों को उनकी सफलता के चरम तक ले जाना, जन जन तक पहुंचाना, यही मेरा लक्ष्य है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जब पहली बार ये खबर आपकी विधानसभा क्षेत्र, आपकी कर्मभूमि महू तक पहुंची कि अब दीदी के नाम के साथ मंत्री भी जुड़ने वाला है, तो कैसे खुशी की लहर थी? क्योंकि आपने राजनीति में हमेशा चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक सफर में भी अक्सर आपने लोगों को चौंका कर हैरत में डाल दिया है। तो महेंद्र जी, महू का एक एक कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं विधायक बनी तो मैंने कहा, भाई आप सब अपने बूथ के विधायक हैं, सजग प्रहरी बन के हम सब सेवा करेंगे। आज महू का हर कार्यकर्ता मंत्री है तो वो और खुश हैं। किस तरह से इस सफ़र को देखती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय राजनीति है उसमें हमेशा से हमने ये सुना है, पत्रकारिता काल में भी मैंने ऐसा महसूस किया है कि ताई और भाई के बिना अधूरी है। लेकिन आपने वो ताई और भाई की परिभाषा ही पीछे छोड़ दी और कहा कि नहीं, यदि संगठन में निष्ठावान तरीके से काम किया जाए तो ताई भाई तो क्या दीदी भी जो है मंत्री बन सकती हैं।
मेरी मंत्री बनने में ताई भाई दोनों का आशीर्वाद है। और हमारे ये सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों ने जो पावन परंपरा कायम की है उसको आगे बढ़ाना और जन सेवा करना ये लक्ष्य है। अच्छा, कौन सा जीत का मंत्र है आपके पास? जहाँ जाती हैं वहाँ जीत का झंडा जो है लहराता है, जीत की आवाज़, जीत का नारा बुलंद हो जाता है। जीत का मंत्र महेंद्र जी मेरे पास नहीं है। जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं के पास है। जब कार्यकर्ता के मन को ये भरोसा हो जाता है कि ये व्यक्ति आएगा तो हम सब जैसा ही है और हमारी सब समस्याओं के समाधान में अपनी पूरी क्षमता से लगेगा। जब ये भरोसा कार्यकर्ताओं को हो जाता है तो वो प्राण प्रण से जुटते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो प्रखर राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम फहराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति में है। तो सब प्राण प्रण से लग जाते हैं, सारे मतभेद समाप्त हो जाते, मनभेद समाप्त हो जाते और हर कार्यकर्ता का एक लक्ष्य बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराना चाहिए जीत के रूप में। कोरोना काल की चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच में एक चर्चा थी तब की तात्कालिक रूप से कौन बनेगा मंत्री, और मंत्रियों में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा यदि आपके साथ नाम के साथ थी तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के दादा दयालु कहे जाते हैं रमेश बिंदोला, उनके साथ थी। किस तरह से आपको लगा कि संगठन ने किन पैमाने पर जो है सुश्री उषा ठाकुर जी को फिट पाया, और लगातार ये आवाज़ आ रही थी कि दादा मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन दीदी ने फिर एक बार चौंका दिया। ये कैसे हुआ, ये कमाल कैसे हुआ? देखिए, ये तो आप संगठन से ही पूछ सकते हैं। और रही रमेश जी की बात, तो हम सब यही कहते थे, मैं भी यही कहती थी कि भाई जो सबसे अधिक मतों से जीते हैं उनको वो हमारा नेतृत्व करेंगे और उनको मौका मिलना भी चाहिए। क्या कभी कोई नाराजगी जैसी बात तो नहीं सामने आई है? कदापि नहीं। दिल टूटा कभी किसी का, मन टूटा रूठा कभी किसी का, क्या कोई बात आपके कानों तक पहुंची? कभी नहीं। अच्छा ये बताइए दीदी, ये इतना निष्पक्ष होकर के, इतना निडर होकर राजनीति करना कितना मुश्किल कितना आसान हो जाता है, और आप जैसी नेत्री के लिए कितना मुश्किल कितना आसान? मैं कहती हूँ जी बहुत आसान है यदि भीतर बाहर से आप एक जैसे हैं। किसी को भी कष्ट तब होता है कि जब आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, पर जब भीतर बाहर आप एक रहेंगे तो मैं सोचती हूँ राजनीति ही नहीं, जीवन के किसी क्षेत्र में कोई कष्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी हमेशा से विधानसभा संगठन ने बदली, एक प्रयोगशाला के तौर पर जो है आपके नाम को इस्तेमाल किया, उपयोग में लाया। सब जब विधानसभा 1 में रामलाल भल्लू यादव का नाम चलता था तो उषा ठाकुर जी को मैदान में उतार दिया। जब इंदौर के दिल को जीतने की बारी आई तो सुश्री उषा ठाकुर जी का नाम आ गया, और जब महू जहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस ये मानकर चल रहा था कि वहाँ पर उनके नेता जीतने वाले हैं, तब उषा ठाकुर जी को मैदान में उतार दिया। तो बार बार ही आखिर ऐसा प्रयोग क्यों? भारतीय जनता पार्टी का था प्रेम है, और परिवार ये जानता है कि जो मजबूत सैनिक है उसको कहीं भी खड़ा करो, उसके पीछे बाकी सब सैनिक खड़े हो जाएंगे और पार्टी जीत जाएगी। अच्छा यही वजह है कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की गुड लिस्ट में भी हैं, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो शिवराज जी की गुड लिस्ट बनी है, मंत्री जो तमाम उनके कैबिनेट के सदस्य हैं, उनमें जो है आपका नाम अग्रणी रूप से लिया जा रहा है। इसके पीछे का राज क्या है? थोड़ी दिल की बात खुलकर बताइए। विचारधारा के प्रति यदि आप समर्पित हैं और संगठन के यदि आप अनुशासित कार्यकर्ता हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर वरिष्ठ नेता अपना स्नेह भी देता है और अपना मार्गदर्शन भी देता है। अच्छा दीदी, बहुत सारी आपसे बात करने की इच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता जनार्दन है वो भी आपके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ जानना चाहेगी, इसलिए साक्षात्कार में कुछ ऐसे सवाल भी पूछना चाहूँगा। हमेशा से आपकी जो राजनीतिक छवि बनाई गई है वो ये बनी है कि आप दबंग हैं, निडर हैं, कटार वाली नेत्री हैं, हमेशा आपसे जो भी मिलता है वो 100 कोस दूर से ही मिलता है, लेकिन जब आपको करीब से हम पाते हैं या प्रश्नावली जब आपके समक्ष आती है तो बड़े ही सरल, सहज और सादगीपूर्ण अंदाज में आप उसका जवाब बहुत सूझबूझ से दे देती हैं। ये कैसे कर पाती? क्योंकि छवि तो आपकी एकदम निडर और दबंग है, और जब ये जो आप कह रहे हैं ना छवि दबंग और निडर होना, वो एक अलग बात हुई, पर स्नेह और आत्मीयता में कहीं कमी नहीं है। ये तो अभी कोविड के कारण ही 3-4 महीनों से, नहीं तो शायद कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो बहुत उत्साह और आत्मीयता से नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहेगी कि कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी को आखिर गुस्सा कब आता है? क्योंकि हमेशा हमने आपको हरदम हंसते मुस्कुराते बड़े बड़े फैसले लेते देखा है। जब भी कोई गलत काम होता है और तब मुझे बहुत क्रोध आता है, और मुझे लगता है गलत करने वाला
ना राष्ट्र के हित में है, ना समाज के हित में है, ना इंसानियत के हित में है। इसलिए गलत करने वाले को कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। जब टिकट बदल दिया जाता है तब भी गुस्सा आता है कि उसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं? कभी नहीं आता। क्योंकि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा आत्मबल है। और मेरी मान्यता है कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मनुष्य की तो कोई हैसियत नहीं है कि कोई किसी को क्या बदल दे और कोई किसी को कहाँ भगा दे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा बताइए, आपका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है पारिवारिक रूप से, वो शिक्षा जगत से आप जुड़े रहे हैं, धर्म हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ा रुझान, आपको गायों से बहुत प्रेम है, गौशालाओं में जाना जो है आपके एक शौक में शुमार है, ये कहा जा सकता है। किस तरह से आपको लगता है कि अब आप ही की सरकार है, आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब मध्य प्रदेश में गौशालाओं को एक नया संवर्धन, नया संरक्षण, नए विकास की गति से आप जोड़ पाएंगी? अपना जो पुराना सपना है क्या उसे आप पूरा कर पाएंगी आप? अभी महू में ही हमने 11 स्थान तय किए हैं जहां गौशाला निर्मित होने वाली हैं। और गाय तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। जब हम इस पर आधारित थे, कृषि पर आधारित थे, तभी हम जगत गुरु भारत थे। जैसे जैसे ये कालांतर गुलामी का समय 1000-12 साल 1500 साल का जो रहा, उसमें जो विस्मृतियाँ हुई हैं, उसी के कारण आज पूरी दुनिया में त्राही त्राही है। मैं तो कहूँगी वेद पढ़ लीजिए, वेदों ने कहा कि गावो विश्वस्य मातरः मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, आप उसको नज़दीक से देखिए। मेरे पिताजी तो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, बाबू सिंह ठाकुर साहब, पर उन्होंने सारा जीवन गौ सेवा को रिटायरमेंट के बाद समर्पित किया, 95 ईयर्स तक। और जो उनकी आप गौशाला कभी सावेर रोड पर आप जाएं तो मुरारी लाल जी तिवारी के नाम से जो गौशाला है वो ही उनका सपना और संकल्प था। मध्य प्रदेश की बेहतरीन गौशालाओं में वो है, मैं दावे से ये कह सकती हूँ। और मैंने खुद महसूस किया, किसी डिप्रेशन वाले को आप गाय की सेवा में लगाइए, वो ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। और अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया, कोई पैरालाइज्ड है, किसी को और किस प्रकार की तकलीफ है, हार्ट डिसीज़ वाला, यदि गाय के गौठान में रह के गायों की सेवा करता रहे तो वो स्वास्थ्य को प्राप्त करे। आपको अब वक्त मिल पाता है, मंत्री बनने के बाद समय मिल पाता है, आप गौशाला में समय व्यतीत कर पाती हैं, इन दिनों क्या स्थिति है? हाँ, समय में जाती ज़रूर हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि कुछ जुड़ी रहूँ, करती रहूँ। चलिए थोड़े आपके विभाग से जुड़े कुछ सवाल करते हैं। एमपी को कब जो है हम देख पाएंगे कि पर्यटन के मामले में पूरे देश में अग्रणी और नंबर 1 वो हो पाएगा? मध्य प्रदेश बहुत जल्द ही नंबर 1 था, है और रहेगा। मैं कहूँ कि हमारे विभाग ने प्रदेश और देश के, दुनिया के बहुत सारे पुरस्कार पर्यटन को लेकर के जीते हैं। ये तो कोविड की चुनौतियों के चलते अभी थोड़ा सा कष्ट पैदा हुआ है और ये भी सदैव नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत भूमि तो बड़ी प्रखर उदारवादी है। शीघ्र हम इस महामारी से मुक्त होंगे और पर्यटन विभाग तेज गति से दौड़ लगाएगा उन्नति प्रगति की ओर। अच्छा, इस चुनौतीपूर्ण हालातों में लोग आप तक पहुंचते होंगे, अधिकारियों की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक आती होगी, क्या संभावनाएं अब आपको आने वाले कल में लगेंगी? क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसा कहा गया कि जिंदगियां बदल गई हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं आपको लगता है कि उस स्तर पर विस्तार ले पाएंगी? जी, पर्यटन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और उसमें जो नवाचार हम लोग कर रहे हैं उसमें होम स्टे और एग्रीकल्चर टूरिज्म कि खेतों में कहीं ऐसे टाइप करे विभाग के साथ में, और वहाँ रूरल टूरिज्म, तो वहाँ जाएगा व्यक्ति, रहेगा तो वो अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि अभी बड़े बड़े होटल्स में इनमें आदमी थोड़ा सा भयभीत हो रहा है कि कहाँ जाऊँ, कैसे कब संक्रमित हो जाऊँ। तो यदि उसको एक परिवार को रहने के लिए एक इकाई सुरक्षित, सुविधाजनक और सुरक्षित मिलेगी तो लोग ज़्यादा आकृष्ट होंगे और ये रूरल टूरिज्म, होम स्टे, एग्रीकल्चर टूरिज्म, इन सबको बहुत संभावनाएं बढ़ेंगी। आने वाले कल के लिए क्या कोई एक्शन प्लान आपने बनाया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो अब मंत्री हैं, आने वाले समय में उन्होंने क्या नीतिगत फैसले लिए हैं, किस तरह से नई योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, तो मध्य प्रदेश को आपके विभाग की तरफ से क्या सौगात मिलने वाली है जो कि जनता जिसका इंतजार भी कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आदेशित किया है
कि 25 अगस्त तक सबको अपने अपने विभाग का रोड मैप प्रस्तुत करना और सर्वाधिक आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग अपने अपने विभाग से प्रशस्त करना है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके लिए विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी जितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं अपने, वहाँ पर हम सारे कर्मचारियों को कोविड से बचने और बचाने का संपूर्ण प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरी दूसरी एक मंशा और भी है कि जैसे मांडू हो गया, जो टूरिज्म प्लेसेस हैं हमारे, उनमें हम वहाँ स्वयं सहायता समूह को हम ट्रेन करेंगे। उनकी स्थानीय लोक कला संस्कृति, उनका खान पान, रहन सहन, उनको छोटे छोटे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, इन सब विषयों पे हम काम करें। आने वाले दिनों में क्या हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के बड़े प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका भी विकास होगा? क्योंकि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में मंदिरों के रखरखाव, वहाँ पर व्यवस्थाओं में भी तब्दीली की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग बड़ा समृद्ध है। 70,000 मठ मंदिर सूचीबद्ध हैं। वो सब अपने दायित्व निभाते हुए जन जन तक पहुंच जाएं, क्योंकि अभी जनता की बहुत सहभागिता मठ मंदिरों की उसमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो कर्मकांड और पूजा पद्धति तक सीमित हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जन जन की प्रेरणा का स्रोत बने और मठ मंदिरों के साथ उस क्षेत्र के नागरिकों का जुड़ाव बढ़े और कुछ अनिवार्य पाठ हो जाए, संस्कृति, क्योंकि आध्यात्म आदमी को भीतर से मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। तो ये हमारे मठ मंदिर आत्मबल बढ़ाने के अभियान में जुटे। चलिए मंत्री महोदय, आपने मठ मंदिरों की बात की है तो मुझे बाबाओं की भी याद आ गई है। वो बाबा जो कि राजनीतिक बयान भी देने लगे हैं, सरकार को ललकारने भी लगे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं उन्हें आवश्यकता है कि राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करें, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाएं? ऐसा आवश्यक लगता है आपको? क्या महसूस करते हैं आप? मुझे लगता है कि कोई सच्चाई है तो आप ज़रूर बताइए, मैं प्रमाणों तथ्यों के बात कीजिए। पर जिस चोले को हमने धारण किया है उसकी मर्यादा और गरिमा अपने निजी स्वार्थों के लिए कभी भी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। धर्मस्व मंत्री होने के नाते क्या कोई आप चिंता व्यक्त करेंगे? जैसे हम अक्सर बात करें, कंप्यूटर बाबा लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, कभी रेत खनन का मामला लाते हैं, कभी नर्मदा किनारे हुए वृक्षारोपण के आंकड़े बताते हैं। तो आखिर इतने आरोप क्यों लगाते हैं और क्या नाराजगी है? क्योंकि आपकी सरकार ने तो उन्हें मंत्री बनाया था, फिर बात अलग हो गई कि वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री बने रहे। अब क्या नाराजगी है? धर्मस्व मंत्री होने के नाते बेबाक आपका बयान जानना मुझे लगता है एक दिन आप उनको बुलाइए और उन्हीं से पूछिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन आपके विभाग के अंतर्गत आती हैं तमाम चीज़ें, इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एक निडर नेत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस पृष्ठभूमि से आप आती है वहाँ बोलना आवश्यक है। निजी स्वार्थों के लिए जो लोग भी, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, उनके अपने ही स्वार्थ आगे रहते हैं। यदि वो सचमुच में अध्यात्म को जानते हों, उस चोले की गरिमा समझते हों, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करें। बिल्कुल। क्या लगता है कि धर्म भी अब जो है राजनीति में जिसका समावेश हम पिछले दिनों तक देखते थे, अब वो उस पर विराम लग जाएगा और देश का वो बहुप्रतीक्षित पल कि राम मंदिर निर्माण कब होगा, अब उस सवाल का जवाब तो जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार ने दे दिया है। किस तरह से आपको लगा कि एक वो आंदोलन जिसको आपने कभी नेतृत्व दिया, वो लड़ाई, वो संघर्ष की गाथा जिसमें आपकी सहभागिता भूमिका दोनों रही, जब वो क्षण पूरा हो रहा था, वो सपना साकार हो रहा था, तो मन में क्या ख्याल आ रहे थे? उषा ठाकुर जी को कितनी खुशी मिली जब देश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ? रग रग रोमांचित था और वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है 5 अगस्त, जिस दिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम फहराया, सत्य जीता, सारे षड्यंत्र परास्त हुए। राम जी भी खुश हुए, भारतीय जनता पार्टी भी खुश हुई कहा जा सकता है। अच्छा, उषा ठाकुर जी को कितनी खुशी मिली? राम जी तो सदैव ही खुश रहते, पर हाँ, हर भारतीय को, हर हिंदू को अपार प्रसन्नता हुई, इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, रामलला की नगरी अयोध्या में तो हमने देखा कि दीपावली जैसा वातावरण था। आपको क्या व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता मिली? क्योंकि आपने तो लगातार एक हिंदुत्व वाली नेत्री होने के नाते इस मुद्दे पर आंदोलन भी किए, कई बार आप भी अयोध्या पहुंचे, तो उस दौर को थोड़ा आप साझा कीजिए। पूजन में भी हम पूरे मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, गली गली गए हैं,
तो कोई शब्द ही नहीं, शब्दकोश के शब्द कम पड़ जाएं कि कितनी खुशी उस दिन हुई है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर हाँ, ऊर्जा बढ़ी है, आत्मबल बढ़ा है हजारों गुना कि सत्य तो जीतता ही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कदापि नहीं हो सकता। अच्छा, इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगी कि इस भारत देश में यदि राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तो उसके पीछे जो नायक हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप मानती हैं व्यक्तिगत तौर पर? निश्चित रूप से उनका निर्भीक और संतुलित मार्गदर्शन है। ये जीत संविधान की जीत है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल कहा जाता था, अब तक हमने ऐसा सुना था कि राम के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आस्था और श्रद्धा के भी प्रतीक हैं। और शायद यही वजह है कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही थी तो ऐसे जो तमाम चेहरे हैं उनमें जो है प्रसन्नता खुद ब खुद परिलक्षित हो रही थी। बहुत सारा समय ले लिया कैबिनेट मंत्री जी आपका और बहुत सारे सवाल करने की कोशिशें की, लेकिन जवाब जो है बड़े ही छोटे, बड़े ही हल्के और बड़े ही सूझबूझ भरे आप जो है पेश कर रही हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाते जाते कुछ और सवालात मुझे लगता है मेरे जहन में तो हैं, जनता के मन में भी होंगे। महू को लेकर क्या कोई आपने ऐसा प्लान बनाया है? महू के विकास को क्या दिशा आप देने वाली हैं? क्योंकि ये वो विधानसभा है जिसे भाई ने छोड़ा तो अब दीदी के हवाले है ये विधानसभा, तो महू की जनता की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, उन्हें कैसे दूर करेंगे आप? महन जी, महू में अपार संभावना भी है, पर्यटन को लेकर भी अपार संभावना। आप जाम गेट देखते हैं, आप जाना पाओ जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, टंटिया मामा की जन्मस्थली है, परम श्रद्धेय अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है। तो अपार संभावनाएं वहाँ पर है। और सबसे पहले अभी जो हमने एक छोटी कार्य योजना बनाई है उसमें हम आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना पाव कुटी का चयन करें हैं कि वो काफ़ी कुछ वहाँ हो चुका है पिछले कार्यकाल में, आने जाने का सड़क और विकसित हुआ है, पर वहाँ होम स्टे, फिर वहाँ वैदिक गुरुकुल, लाइब्रेरी, मेडिटेशन, योगा, इस सबको एक बड़ा सेंटर वहाँ बन सके और वहाँ आके व्यक्ति को दुनिया की झंझटों से मुक्ति और आनंद का प्राप्ति हो, ऐसी तैयारी वहाँ पे हम लोग करें। और टंटिया मामा जो प्रेरणा स्रोत है, सब पूरा देश नतमस्तक है उनकी देशभक्ति के आगे। तो उनका स्मृति मंदिर और जनजातीय समाज को लेकर एक संग्रहालय, इन दोनों की कार्य योजना वहाँ पर बना। मतलब महू को आदर्श विधानसभा आप बनाएंगे पर्यटन की दृष्टि से? जी जी। अच्छा, आज की हेरिटेज ट्रेन तो वहाँ चली रही है। जी जी। आज के दौर की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगी? जो दल बदल की राजनीति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वो कांग्रेस के चेहरे जो कि कभी फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए, अब तो राज्यसभा सांसद भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। किस तरह से उनके प्रवेश को लेकर आप देखती हैं? व्यक्तिगत तौर पर कैसा महसूस करती हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं ये महसूस करती हूँ कि राष्ट्र के प्रति संवेदनशील और जागृत रहना हर व्यक्ति का ये धर्म है। और उन्होंने जिस प्रकार से, वो ऐसा नहीं कि कोई एक स्वार्थवश ही आ गए, वो बिल्कुल प्रखर राष्ट्रवाद के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और धारा 370 का समर्थन उन्होंने कांग्रेस में रहते किया, सीएए के लिए वो उस समय खड़े हुए। तो राष्ट्रवाद की चाह और राष्ट्र का प्रेम ही उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया। उनको ये भरोसा है कि प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारी पंचनिष्ठाओं का पहली निष्ठा है, उसी से प्रेरित होकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना कई बड़े पुराने नेताओं को भी खटका, जिनमें कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे नाम हम देखते हैं जो चर्चाओं में भी आते हैं, विरोध की भी बातें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी की। उन्होंने कहा कि दल बदल की राजनीति आहत करती है। क्या आपको भी लगता है ऐसी कुछ सच्चाई है या इसका कुछ सामना है? ये जो एक आंशिक भय पैदा होता है उन कार्यकर्ताओं में जो बरसों बरस से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सचमुच इतना देशभक्त है। मैं महसूस कर रही हूँ, हम सावेर में जा रहे हैं, चुनाव में जिस मंडल की मेरे पास जवाबदारी है, सबके दिल दिमाग में एक ही जुनून है कि प्रखर राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए और मोदी जी के संकल्प को मजबूत करने के लिए हमें ये सब विधानसभाएं जीत के देश की झोली में डालनी। लेकिन इन 27 विधानसभाओं में कई जगह हम विरोध के हालात भी देख रहे हैं। बदनावर में जैसे भंवर सिंह शेखावत जी की आवाज़ उठी, सांवेर में भी ऐसा लगा कि एकजुटता दिखने की है, कहीं अंदर से टूटे तो नहीं। ऐसी तमाम डर जो हैं ये भी तो सता रहे हैं। संगठन परिवार सब समायोजन बना लेता है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा, बहुत ही बिरला ही कोई होगा एक आधा, बाकी सब
पार्टी से सहमत होकर पार्टी की आज्ञा का पालन करते हैं। अच्छा, ये जो तमाम बड़े नेता हैं, जैसे कहा गया कि एक दौर था जब आडवाणी युग, अटल युग की बात होती थी, वो खत्म हुआ, अब मोदी युग, शाह युग आ गया है। ऐसे में जो पुराने दौर के नेता रहे, चाहे सत्तन जी की बात करूँ, भंवर सिंह शेखावत जी की बात करूँ, या और भी अन्य पार्टी के ऐसे सीनियर जो लीडर्स रहे, अब वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, आहत हैं। क्या आपको लगता है उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? कई बार कहा गया कि बदनावर जैसी जो विधानसभा सीट है वहाँ स्थिति चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, भंवर सिंह शेखावत जी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल? देखिए, इन अफवाहों का कोई जवाब नहीं होता, और ये सब पालक थे, पालक हैं, पालक रहेंगे। ये पार्टी के निर्माता लोग हैं। इन्होंने बहुत विपरीत स्थितियों में, जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं रहता होगा, उस समय से काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर कहे जा सकते हैं, और जो नींव जितनी मजबूत भरता है वो कभी अपने मकान को क्षति नहीं पहुंचाता। चलिए, बड़ी बात है, संकेतों में ही सही आपने राज की बात कह दी। बहरहाल समझदार को इशारा काफ़ी है। क्या वजह रही कि मंत्री बनते ही आपने सांवेर विधानसभा कूच की, सबसे पहले बैठकें ली, मंडल अध्यक्षों से आप मिली? सांवेर की क्या कोई जिम्मेदारी संगठन ने आपको भी सौंपी है, मुख्यमंत्री जी ने सौंपी? मेरे पास जो सांवेर नगर मंडल है, प्रकाश सोनकर मंडल, उसकी जवाबदारी मेरे पास है। तो लगता है तो जी हाँ, बिल्कुल जीतेंगे 100%, क्योंकि हम लोग तो बूथ पे ही तैयारी करते, बूथ पे ही काम करते, और अब बूथ से बैठकें, अभी कोरोना के कारण वो थोड़ी सी विलम्ब हुआ उनमें, जैसी स्थितियाँ सामान्य हुई हम सब लोग जुट जाएंगे। सांवेर में तुलसीराम सिलावट बेहतर या प्रेमचंद गुड्डू बेहतर? क्योंकि दल तो दोनों ने बदला है। तुलसीराम सिलावट बेहतर। कारण? प्रखर राष्ट्रवाद के चलते वो आए, और मैं कहूँगी कि वो सचमुच संवेदनशील व्यक्ति है। जब वो कांग्रेस में थे तब मैं महू की शिकायत को लेकर गई कि वहाँ भैया कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है मेरे मानपुर मंडल में, और वहाँ बहुत कष्ट है। तो आप आश्चर्य कीजिएगा कि उन्होंने तत्काल मुझे पंडित दीनदयाल चलित चिकित्सालय आमंत्रित किया कि नहीं, दीदी की विधानसभा में कोई कष्ट नहीं रहना चाहिए। तो एक छोटी सी घटना बता सकती है कि वो अच्छे इंसान हैं और भारतीय जनता पार्टी में रच बस जाएंगे। चलिए, बहुत सारा समय लिया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जाते जाते कुछ और सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूँगा। भाजपा इंदौर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भाजपा ही तो हैं हम, लेकिन ताई के भी होना पड़ता है, भाई के भी होना पड़ता है, साहब के भी होना पड़ता है, भाभी के भी होना पड़ता है, दादा के भी होना पड़ता है, बाबा के भी होना, तो इनमें दीदी कहाँ एडजस्ट होती हैं? ये तो आप सब ना, ये आपकी बनाई हुई परिभाषा है, और दीदी तो सब जगह समाहित होते हैं कि कोई भी परिवार बहन के बिना अधूरा है। वो ताई जी का हो, भाई जी का हो, भाभी जी का हो या दादा का हो, सबके साथ बहन है, और संगठन एक परिवार के रूप में काम करता है। ये पत्रकार जगत और ये मीडिया जगत इस प्रकार से हमारे अविभाज्य परिवार को बार बार बांटता है और कार्यकर्ताओं के मन में शक और शुबा पैदा करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आपने मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, जो कि दबंग आवाज़ अपनी यहाँ पर बुलंद कर रही थी, बेबाक बात भी कर रही थी, कई सवालों पर दिल की बात भी उन्होंने हमसे साझा की, कई मन की बातें भी उन्होंने हमसे साझा की। उम्मीद है कि जनता जनार्दन की जो तमाम जिज्ञासाएं हैं उन्हें भी जो है मंत्री महोदया ने दूर किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है कि आने वाले कल में हम ज़रूर से नारा बुलंद करेंगे कि हमारा, आपका, हम सब का एमपी आने वाले दिनों में पर्यटन के मामले में नंबर 1 है और नंबर 1 के स्थान पर ही बना रहेगा, और लगातार शिवराज सरकार इसी तरह के महत्वाकांक्षी कदम उठाती रहेंगी। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उनका गुड लिस्ट में शामिल होने का जो ये क्रम है इसी तरह से जारी रहे, और इंदौर के करीब महू की विधानसभा के तमाम सपने भी वो लगातार साकार करती रहेंगी। एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।